भारत की राजनीति भी आश्चर्यजनक तौर पे अलग अलग नमूने दिखाती है। अब जो कांग्रेस और जो सारी की सारी विपक्षी पार्टियां जिंदगी भर आरएसएस को कोसते हुए थकती नहीं थी, वो विपक्षी पार्टियां भी अब परम पूज्य सरसंघचालक आदरणीय श्री मोहन जी राव भागवत के वक्तव्य के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रही है। आदरणीय सरसंघचालक जी ने नागपुर में आयोजित कार्यकर्ताओं के एक बैठक में, एक प्रशिक्षण शिविर में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चुनावों को लेकर और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य कार्यों को लेकर, समाज में चल रहे सारे की सारी स्थितियों को लेकर अपना एक वक्तव्य दिया था, अपना एक उद्बोधन दिया था। तो उस उद्बोधन में उन्होंने राजनीति की भी कुछ बातें की। राजनीति में बेसिकली उन्होंने चुनाव से रिलेटेड बातें की। उसके साथ में हमारे जो संघ में कार्य होते हैं और संघ जो जिन कार्यों को करता है उन कार्यों के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सामाजिक समरसता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार काम करता है, उसके ऊपर बात की। और वो इस परिप्रेक्ष्य में भी बात की कि जो 2024 के चुनाव हुए और उसमें जिस तरह की तल्खी और जिस तरह की डिसिसिव पॉलिटिक्स, जिस तरह की एक वर्ग को पूरे के पूरे एक धर्म को एक साथ लाने की और हमारे हिंदू धर्म के अलग अलग जातियों में तोड़ने की, एक बंटवारे की जिस तरह की राजनीति की गई, उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन और उसमें जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की चर्चाएं हुई और जिस तरह से मुद्दों को उठाया गया, जो तल्खी रही, उसके बारे में बात की। उन्होंने मणिपुर में पिछले 1 वर्षों से जारी हिंसा के बारे में बात की। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके ऊपर लगातार बात कर रहा है। 3 महीने पहले भी उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था कि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन मीडिया में वो हाईलाइट नहीं हो पाया। और मीडिया राजनीति से जुड़े हुए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों पर रुक जाने के कारण अभी के परम पूज्य सरसंघचालक के उद्बोधन को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रहा है। तो इसलिए 3 महीने पहले का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रस्ताव था उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अभी मणिपुर के ऊपर परम पूज्य सरसंघचालक ने जो कहा है उसके बारे में चर्चा हो रही है। उन्होंने सेवक शब्द का इस्तेमाल किया और परम पूज्य कबीर के एक दोहे से सेवक का सही अर्थ बताया, जिसको भी आदरणीय पंत प्रधान, आदरणीय प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, उसको से कोरिलेट करके मीडिया सर्कल्स में देखा जा रहा है और मीडिया में लगातार इसके बारे में बातें हो रही हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, उन्होंने विरोधी पक्ष नहीं कहा, उन्होंने कहा एक सत्ता पक्ष है और एक प्रतिपक्ष है। यानी एक सत्ता पक्ष है जो सरकार है और एक दूसरा पक्ष है वो पक्ष, जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिस तरह 2 तरह की विचारधाराएं चुनाव में लड़ी और जिस तरह से देश में लोगों की विचारधाराएं ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो 2 हिस्सों में की जा सकती है, जिसमें एक का नेतृत्व सत्ता पक्ष कर रहा है और दूसरे का नेतृत्व दूसरा पक्ष कर रहा है, जिसका उन्होंने जिक्र किया प्रतिपक्ष के रूप में। उसकी बात कही और उसके बीच की जो तल्खी है उसको कम करने की और उन दोनों को सामंजस्य बिठा के और एक साथ लोगों की एक सर्वसहमति बनाने की दिशा में बढ़ने की बात उन्होंने की। उन्होंने सहमति वाली राजनीति, सहमति वाले कार्य और सहमति वाले एटीट्यूड के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात किया। उन्होंने एक तरह से ये इशारा किया कि अगर सहमति होती, अगर लोगों के साथ सहमति बनाई गई होती तो जिस तरह लैंड एक्विजिशन बिल या फिर फार्म बिल पर सरकार को पीछे हटना पड़ा, उस तरह की स्थिति नहीं आती और ज़्यादा लोगों को कंसेंसस में लिया जा सकता था। और जो लोग विरोध कर रहे थे वो चंद मुट्ठी भर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक बड़ी संख्या थी जो इसके समर्थन में थी, लेकिन उस समर्थन को सरकार सामने नहीं ला पाई, जिसका कारण यही था कि इसके बारे में एक कंसेंसस बनाने की, एक सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो उन्होंने इस तरह की सहमति वाली पॉलिटिक्स की बात की। उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि एक मजबूत विपक्ष तो मिलेगा ही, साथ साथ एक अच्छा विपक्ष भी मिलेगा। और ये बहुत ज़्यादा एक कटाक्ष था विपक्ष के ऊपर कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जिस तरह कम नंबर होने के बावजूद संसद को जिस तरह बाधित किया और जिस तरह के हैवॉक क्रिएट किए, उसके बारे में उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि स्ट्रॉन्ग विपक्ष शायद हो जाए, लेकिन अच्छा विपक्ष होता है या नहीं ये देखना बहुत आवश्यक होगा, और इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो आदरणीय
तो परम पूज्य सरसंघचालक के इस पूरे उद्बोधन को लेकर विपक्षी पार्टियां, मीडिया और मीडिया का जो धड़ा सरकार से सवाल के नाम पर विपक्ष की राजनीति करता है, विपक्ष को ही अच्छा बताता है और भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी हाशिए पर डालना चाहता है, वो भी अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिफ्ट और दूरी बढ़ने की बात कर रहा है, विवाद होने की बातें कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रिश्ता है वो हमेशा से एक फिलोसफर, गाइड और प्यूपिल, स्टूडेंट की तरह का रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि समाज के स्तर पर काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई एक निश्चित आउटपुट नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकमात्र उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण है, स्वयंसेवक निर्माण है और फिर वो उन स्वयंसेवकों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाके राष्ट्र निर्माण के कार्य करवाने की संघ की पद्धति है। इसलिए संघ समाज के साथ ज़्यादा जमीन पर जुड़ के, समाज के साथ जुड़कर और जमीन पर रह के कार्य करता है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर की तरह रहा है और वो एक मोटा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर फ्रेमवर्क देता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और इस तरह के 42 जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन है उनको कार्य करना रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि समाज के अंदर कार्य करता है, इसलिए लोगों की विचारधारा, लोगों के विचार, लोगों की जो सोच है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है, बजाय कि कोई एक पार्टी जो कि समाज में तो काम करती है लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर जिम्मेदारी देश की सत्ता चलाने की है, देश की सरकार चलाने की है, तो उनका वो कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ नहीं रह जाता जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी एक सामाजिक और एक सोशल वर्कर संगठन की तरह जो जमीन पर जुड़कर, आम लोगों के साथ जुड़कर काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इसको पूरा एक विवाद का शक्ल देने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी के उस वक्तव्य की भी बात लगातार की जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी बड़ी हो गई है, अब इतनी मैच्योर हो गई है कि उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो जो कंटेक्स्ट था वो पूरा का पूरा इस मुद्दे पर था और उनका जो वक्तव्य था वो दरअसल ये नहीं था कि उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। वो ये कहना चाह रहे थे कि साइज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी हो गई है और जब वो इतनी बड़ी हो गई है तो वो हर एक बात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। अपने कार्यक्रम, अपनी विचारधारा, अपने जो कार्य हैं उसको वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली, ज़्यादा फ्रीली कर सकते हैं। उन्होंने ये कहीं से, उनके वक्तव्य में ये कहीं से नहीं था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक फैक्ट बताया था, लेकिन उसको जिस तरह से लिया गया और जिस तरह से उसको कोट किया गया उससे ये मैसेज निकालने की कोशिश की गई कि शायद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की छत्र छाया से अलग होना चाहती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद न होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी अपनी फंक्शनिंग ज़्यादा इंडिपेंडेंटली करना चाहती है और इस तरह एक विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो विवाद बनाने के लिए वो स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, वो सिंपल एक फैक्ट बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहती। हालांकि ये जो स्टेटमेंट था ये अपने आप में बहुत अनटेस्टफुल था और अधूरा स्टेटमेंट था। निश्चित तौर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस चीज़ को एलेबरेटली और ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझाना चाहिए था ताकि इस तरह का कन्फ्यूजन न जाए। लेकिन फिर वही बात है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा गढ़ा लेकिन उसको सेकेंड हाफ खुला छोड़ दिया कि वो 400 पार क्यों चाहिए, उसी तरह ये स्टेटमेंट भी रहा। और जब आप एक गलती करते हो तो फिर उस तरह की गलतियां होते जाती हैं और सबसे बड़ी बात है जब रिजल्ट आपके मनमाफिक नहीं आता है तो हाइंडसाइड पे आप जाकर चीज़ों को देखते हो तो आप उस तरह का एनालिसिस कर सकते हो। निश्चित तौर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह का कोई मंतव्य नहीं रहा होगा, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो फैक्चुअल बात की उसको इस तरह से अभी दिखाया जा रहा है। लेकिन जब कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को बोला जाता है और जब इस तरह से मीडिया में इन चीज़ों को लिखा जाता है तो निश्चित तौर पर ये एक यही मैसेज देता है आम लोगों को, जो ज़मीन पर रहने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी एक तरह से यही मैसेज देता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो संघ के कार्यकर्ता जो कि ज़्यादा डेडिकेटेड रूप से भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं से ज़्यादा डेडिकेटेड रूप से संघ के स्वयंसेवक जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, संघ की विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए, हिंदुत्व की विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह अपना तन मन धन से बलिदान करते हैं किसी भी कार्यक्रम में, वो शायद जमीन पर उतना नहीं दिख पाया। और एक आम स्वयंसेवक ने यही समझा कि जब हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्यों परेशान। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में फील्ड स्तर पर कोऑर्डिनेशन में समस्या उत्पन्न की। उसके बाद जो पैराशूट से उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे, जो दूसरे दलों से आए थे और जिनको लगातार 25% के लगभग कैंडिडेट्स ऐसे थे जो दूसरे दलों से आए हुए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, वो इस आइडियोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। और उन लोगों के आने से ये समस्या और विकराल हुई। और जो भारतीय जनता पार्टी के भी स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता थे और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे कि किस तरह से एक पैरा ट्रूपर कैंडिडेट को सपोर्ट कर पाएं। और इस तरह के कैंडिडेट्स जो पास्ट में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखर आलोचक रहे हैं, और आलोचक कहना इनको गलत होगा, ये निंदक रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या संघ का स्वयंसेवक चलने में अपने आप को असहज और असमर्थ पा रहा था। और इन पैराट्रूपर्स ने जो डेडिकेटेड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक थे, उनके भी मोराल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। ये लोग गए तो कौन सा इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की या संघ के स्वयंसेवकों से मुलाकात की या इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं, वो जो पास्ट में कह रहे थे वो आइडियोलॉजिकली गलत था और आइडियोलॉजी में जब वो चेंज हुए हैं तो उनको अब समझ में आया। इस तरह की बात भी उन्होंने नहीं की, इस तरह की कोशिश भी उन्होंने नहीं की। और वो सब के सब इसी भरोसे पे बैठे रह गए कि उन्होंने जमीन पर खुद से अपना व्यवहार बनाने की कोशिश नहीं की, और सबके सब इसी भरोसे पे बैठे रह गए कि आदरणीय मोदी के नाम पर हम जीत ही जाएंगे। जो लोकल कैंडिडेट्स थे, लोकल एमपीज थे, और जो लोअर लेवल का बीजेपी का मैनेजमेंट था, लोअर लेवल का मैनेजमेंट यानी जमीन पे जो एमपी एमएलएस जो थे, उनका जो एटीट्यूड था, उसने भी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को कम किया, संबंधों को कम किया, और खुद भी कोई संबंध बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। और सबके सब इसी उम्मीद पर टिके रहे कि चूंकि आदरणीय मोदी जी का चुनाव है इसलिए जनता उनको चुन ही लेगी, टिकट मिल जाना उनके लिए जीत की गारंटी हो गई थी। और इसने भी भारतीय जनता पार्टी को भी इफेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोऑर्डिनेशन को भी इफेक्ट किया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जो होते हैं वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं होते, वो पूरी तरह आइडियोलॉजिकली और पूरी तरह विचारधारा से प्रेरित होते हैं, इसलिए वो बदले में कुछ नहीं चाहते, अपना तन मन धन से समर्पित रहते हैं, तन मन धन से सेवा ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ही करते हैं। लेकिन एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट उनकी पूछ तो होनी चाहिए कि हाँ संघ के यहाँ कौन लोग हैं, वो लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, उनसे एक संपर्क तो होना चाहिए। लेकिन इन पैराट्रूपर्स ने और जो निकम्मे एमपीज थे उन लोगों ने इतना भी संपर्क नहीं रखा, इतना भी संबंध नहीं रखा, जिसका परिणाम अंततः भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और इसलिए संघ को इस तरह की स्थिति देखते हुए परम पूज्य सरसंघचालक को इस तरह के कुछ बातें कहनी पड़ी, जो कि सेवक के रूप में या फिर जो मीडिया में जिस तरह से उसको एरोगेंस के रूप में देखा जा रहा है, उस चीज के ऊपर चस्पा हो पा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस चीज को अच्छे से समझ रहा है और अच्छे से मान रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो 400 पार का नारा दिया था, वो दरअसल और ज्यादा प्रेरित करने के लिए और बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए, कोशिश करने के लिए था, और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने के लिए था, अपने कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को भी। लेकिन इस 400 पार के नारे ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लाभ हानि और फायदा नुकसान देखकर काम करते हैं, उन लोगों ने भी काम नहीं किया और स्वयंसेवकों से भी काम वो नहीं ले पाए। और सबके सब इसी इंतजार में बैठे रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री तो जीत ही रहे हैं, तो जो लोकल कैंडिडेट था, जो लोकल कैंडिडेट के बारे में कुछ लोगों की ग्रीवांसेस थे, और जिस तरह से डिविसिव पॉलिटिक्स हुई, जिस तरह से जाति व्यवस्था की बात हुई, जिस तरह से समाज को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स हुई इस पूरे चुनाव में, उस चीज की खबर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं ली, और अगर कुछ मिली भी तो उसको ऊपर तक नहीं पहुंचाया।
और अंततोगत्वा उसका परिणाम ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 30-32 सीटों से मेजॉरिटी से चूक गई, और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने उस रोल में आना पड़ा ताकि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क दे सके भारतीय जनता पार्टी को, ताकि आगे वो अपने में फीडबैक लेकर उसका सुधार कर सके। अब अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी दूसरे पार्टी से भाजपा में आने वाले लोग या ऐसे लोग जो संघ के बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनका भाजपा में आने पर इस तरह से स्वागत नहीं करते हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा किसी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के प्रचारक हैं, और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ज़्यादा संघी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ नहीं जुड़े रहे, हालांकि वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े होंगे, तमाम साधु संतों के उस संसद के साथ और उस संगठनों के साथ जुड़े होंगे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी आज के डेट में जितने संघ के विचारधारा से प्रेरित हैं और जितना संघ का विचारधारा बढ़ाने में उनका योगदान होता है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ज़्यादा बड़े संघी हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली किसी का भी अपोज इस आशय पे नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप इसी को उन लोगों से जोड़ते हैं जो 26/11 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी पा जाते हैं, इस तरह के लोगों के साथ ना संघ का स्वयंसेवक अपने आप को एडजस्ट कर पाता है और ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और डेडिकेटेड कार्यकर्ता के लिए तो ये एक और मुश्किल हो जाती है कि जो हमेशा वो चाहता है कि वो सेवा करेगा लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी से सेवा करने का मौका प्राप्त करेगा, वो चुनाव लड़ने का मौका प्राप्त करेगा, उसको एक पैराट्रूपर कैंडिडेट ले लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए भी मोरल डाउन होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमपीज हों या एमएलएज हों, वो आदरणीय मोदी के नाम पर जीतने की इतनी ज़्यादा अपेक्षा कर लेते हैं और अपने कामों को नहीं देखते, अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को नहीं देखते, और इसका परिणाम ये होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए हमदर्दी होते हुए भी जब इस तरह का 400 पार का नारा आता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं और वो अपने लोकल एमपी एमएलए को हराने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को ही कमजोर करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बीच के कोऑर्डिनेशन को भी इफेक्ट करते हैं। आज के दिन में इस तरह की सोच रखना, आज के समाज में इस तरह की सोच रखना कि आदरणीय मोदी के नाम पर ही 543 के 543 कैंडिडेट्स लड़ जाएंगे और सारे के सारे जीत जाएंगे, ये बेवकूफ़ी होगी। अब समाज बहुत बदल गया है, अब वोटर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है, इसलिए जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के स्वयंसेवक हैं और जो क्षेत्रों में काम करने वाले कैंडिडेट्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको अपना संबंध, अपना व्यवहार भी बनाना होगा और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना होगा, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री उनके लिए एक एडेड फैक्टर रहें, एक एडिशनल एक्स फैक्टर रहें, न कि उन्हीं के भरोसे बैठ सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना चाहिए था इस पूरे चुनाव में। जिस तरह से फेक न्यूज और डिसिसिव पॉलिटिक्स और बंटवारे वाली राजनीति, जातिगत भेदभाव को उबारने की कोशिश की गई, जिस तरह से हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी मूड में आ गए थे या फिर वो लोग अपने लोकल कैंडिडेट से खुश नहीं थे, उन्होंने स्वयंसेवकों से भी संपर्क नहीं किया और नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी को एक डेंट लगा। अब इस परसीव्ड विवाद को और ज़्यादा उभारने की बातें हो रही हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट और फेक न्यूज़ेज आ रहे हैं। आज तो दैनिक जागरण में भी एक स्टेटमेंट आदरणीय परम पूज्य सरसंघचालक को रेफरेंस लेकर छपा था और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस बयान के ऊपर छपा था कि वो आदरणीय नड्डा जी का स्वयं का बयान था, पर्सनल कैपेसिटी में दिया हुआ बयान था, जबकि शाम तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्लैरिफिकेशन आ गया कि इस तरह का कोई बयान संघ प्रमुख ने दिया ही नहीं है और न ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस कमेंट के ऊपर कोई कमेंट किया है। तो इस तरह के फेक न्यूज़ के ज़माने में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़मीन पर जाके ज़्यादा काम करें और साथ में वो स्वयंसेवकों का भी सहयोग लें और स्वयंसेवकों को भी अपने साथ जोड़ें, क्योंकि स्वयंसेवक उनके लिए एक, आप समझ लो रफली अगर कहा जाए तो तन मन धन और सब सर्वस्व होम करके, सर्वस्व समर्पित करके फ्री में काम करने वाला उनके लिए एक भरोसेमंद डेडिकेटेड वर्कर है।
अगर उसको लेकर साथ में काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो समअप करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्ता में होने की वजह से समाज से थोड़ा कटे हुए महसूस कर रहे हैं, समाज से थोड़ा दूर महसूस कर रहे हैं और उनको ये देख रहे हैं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में रह के जिस तरह की मेहनत वो करते थे उस तरह की मेहनत वो नहीं कर पा रहे हैं, समाज के साथ उनका उतना संपर्क नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है, गाइडेंस देने का काम कर रहा है, जिसको इसी सेंस में लिया जाना चाहिए, फीडबैक के सेंस में लिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमेशा से फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा रहा है, उनके ऊपर बहुत भरोसा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसको इसी तरह लेकर चलना चाहिए और मीडिया को इसके बीच में बहुत ज़्यादा विवाद तलाशने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ज़्यादा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये एक मैसेज है कि वो ज़मीन पर लोगों से ज़्यादा मिलें, ज़मीन पर जाकर मेहनत ज़्यादा करें, लोगों से संपर्क ज़्यादा साधें, उनकी जो रियल ग्रीवांसेस हैं उनको समझें और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएं। फेक न्यूज़ेस जो आ रही हैं, जो झूठ उनके बारे में फैलाया जा रहा है, संविधान को लेकर जो झूठ फैलाया गया, आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो झूठ फैलाया गया, उसको रिबटल करने के लिए वो ज़मीन पर आएँ। और जब कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूर्ण बहुमत नहीं है, उसको एक रफ वाटर में सेल करना है, 240 सांसदों के साथ सरकार चलानी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यही चाहता है कि उसकी विचारधारा आगे बढ़े और अपनी विचारधारा, अपने थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी उसके सेम विचारधारा की पार्टी सत्ता में रहे। लेकिन चूंकि 240 सांसदों के साथ सेल करना है, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सर्वसहमति, ज़्यादा सहमति बनाकर, ज़्यादा मिलजुल कर राजनीति करने और ज़्यादा मिलजुल कर सरकार चलाने की ओर एक गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है और इसको इसी गाइडेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए, इसको आलोचना के तौर पर या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कोई विवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ओवरऑल यही है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको एक डेंट लगा है, आपके बहुत सारी जो कमियां थी वो निकल कर आ गई हैं। 10 साल जब तक आप सत्ता में रहे, आपके पास पूर्ण बहुमत रहा तो इस तरह की कमियां छिपी रह गई, लेकिन अब चूंकि आपको एक गठबंधन की राजनीति करनी है, एक ज़्यादा इंक्लूसिव राजनीति करनी पड़ेगी, कम से कम अगले 5 सालों के लिए निश्चित तौर पर इस तरह की राजनीति करनी पड़ेगी जिसमें आप बहुत सारे मुद्दों को बैक बर्नर पर डाल के इस रफ वाटर से सेल थ्रू हो सकें। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गाइडेंस दे रहा है। परम पूज्य सरसंघ चालक का जो ये उद्बोधन है उसको इसी सेंस में देखा जाना चाहिए और इसमें विवाद ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड और एक प्यूपिल, एक स्टूडेंट का रिलेशन है, एक छोटे संगठन का, एक मातृ संस्था और एक उसके आनुषंगिक संगठन का रिलेशन है। तो इसको इसी सेंस में देखा जाना चाहिए कि मातृ संस्था कोई एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर गाइडेंस दे रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी को भी अपने फीडबैक मैकेनिज्म में इंक्लूड करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें मीडिया को तो निश्चित तौर पर विवाद देखने की या पावर ब्रोकर और पावर गेम देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही तैयार किए हुए स्वयंसेवक हैं, जो रक्षा मंत्री हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही हैं, जो गृह मंत्री हैं उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही आग्रह रहा है और उन्हीं के द्वारा गाइडेंट वो रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी जो उड़ीसा में एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है, वहाँ पर भी सरस्वती शिशु मंदिर के एक पुराने आचार्य जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है जो कोर वैल्यू में संघी हैं। तो इसलिए ये मीडिया को इसमें विवाद देखना और पावर गेम देखने की कोशिश करने की बजाय एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की गाइडेंस मानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को कोर्स करेक्शन करना चाहिए। धन्यवाद।